हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप में से कोई पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई एनसीएल स्पेशल बैच मैकेनिकल के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। 31 अक्टूबर से पहले 31 अक्टूबर तक ऑफर चल रहा है। जो ऑफर पीरियड में आपको 899 का हो जाएगा, जिसका वैलिडिटी 1 ईयर तक है। और उसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेगा वीकली, और मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है उस कोर्स के साथ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए आपको ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। ओके, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टोटल 1 to 70 क्वेश्चन जो है मतलब हर सब्जेक्ट का हम लोग 70 क्वेश्चन लेते हैं। तो 70 क्वेश्चन के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक साथ। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। 11th क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक सडनली विथ लिटिल और डिफॉर्मेशन इज नोन एज। जो प्रॉपर्टी का मटेरियल बताना है जो सडनली ब्रेक हो जाता है, थोड़ा भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, उस मटेरियल को बोलते हैं ब्रिटलनेस। राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12th, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है उसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये रेशियो इक्वल टू होता है टाउ अपॉन गामा। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। यानी टाउ जो है वो है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन। इसको स्मॉल ई या कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, जो भी होगा। कहीं कहीं बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो होता है लीनियर स्ट्रेन। राइट आंसर सी, लीनियर स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे, अ स्टील बार इज फिक्स एट बोथ द एंड, इफ द बार इज हीटेड इट विल डेवलप। अगर स्टील बार है एक, मान लीजिए दोनों एंड से फिक्स है, ठीक है, इधर से भी फिक्स है और इधर से भी, अगर इसको हीट करेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा ए। ओके, अगर ये मान लीजिए कि एक साइड से फिक्स है, दूसरे साइड से फ्री है, तो इसमें कोई जो स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। अगर फ्री एंड है एक भी साइड से, तो इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन योंग्स मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड पॉइजन्स रेशियो वी इज करेक्टली गिवन बाय द एक्सप्रेशन। पॉइजन्स रेशियो जनरली कहीं भी म्यू होता है, यहाँ वी दिया है। जो भी दिया है उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये एसएससी जेई में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे वी दिया हुआ था। तो हमारे पास दो फार्मूला है ई और जी से रिलेटेड। ई इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू, एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला होता है E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब इसमें कहीं k दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, तो इसको तो हम लोग भूल जाएंगे, ये नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें भी ऑप्शन में भी कहीं k नहीं नजर आ रहा, तो इसको हम लोग करेंगे नहीं। इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं E अगर लेते हैं E, तो E से तो यही आ जाएगा ये दोनों, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इस दो में बी और सी में हमें ऑप्शन देखना है, मतलब जी से स्टार्ट हो रहा। तो अगर हम जी इक्वल टू करेंगे, जी इक्वल टू ये जी है, ई बाकी सारे चीज़ को इधर लेकर जाएंगे, यानी ई यहाँ रह जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 1 प्लस म्यू, म्यू की जगह लिखा है वी। ओके, तो हम लोग वी लिख देंगे। तो जी इक्वल टू ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू, वी कहाँ है देखिए यहाँ पे, ये है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जी इक्वल टू ई अपॉन 2 1 प्लस वी। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग इज मोर सीरियस इन ब्रिटल मटेरियल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटल मटेरियल। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17। द रेजिलेंस ऑफ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड लोडिंग, फैटिंग, थर्मल स्ट्रेस, शॉक लोडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शॉक लोडिंग। ओके, ये इतने सिंपल ही क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और जो न्यूमेरिकल है, जो बेसिक कंसेप्ट पे रिलेटेड है, जिसमें कंसेप्ट बताने की ज़रूरत होगी तो वो मैं बताते हुए चलूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। स्ट्रेन को डिफाइन करने बोल रहा, अब ये नहीं बोल रहा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है या फिर एरिया ऑफ स्ट्रेन है। कौन सा स्ट्रेन है नहीं बता रहा, सिर्फ स्ट्रेन बोल रहा। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिया है चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं किया किसका है, तो ये राइट भी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है इसको सिंबल हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ। ओके, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन बी चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मतलब ये भी राइट है, लीनियर स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वी हो जाएगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। लीनियर स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा। ओके, तो ये हो गया। अब उसके बाद सी देखेंगे चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रेन। एरिया ऑफ स्ट्रेन क्या होगा? चेंज ऑफ एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसलिए ऑप्शन जो होगा डी होगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व वाज 8 टन्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द नेक वाज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमेन इज। ठीक है, एक स्पेसिमेन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टेंसाइल टेस्ट किया जा रहा है उसके दौरान। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसमें जो लोड ऑब्जर्व किया जा रहा है वो 8 टन्स का है। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेक पे जो है 0.5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें निकालना उस स्पेसिमेन का। तो हम लोग लिखेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू होगा मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो एरिया दिया हुआ है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट नेक दिया हुआ है। तो ये ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन नहीं है, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये है। तो मैक्सिमम लोड 8 टन दिया है। अब देखिए ऑप्शन देखेंगे तो टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट है। यूनिट को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, कि कहीं हमें कोई यूनिट में कन्वर्ट तो नहीं करना है, ये देखना जरूरी है। तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टन और सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा डाटा भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम लोड 8 टन से, ठीक है, और एरिया जो है ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 1 नीचे है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 8 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपको फार्मूला पता होता कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए होते, देखते ही 8 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेकेंड में आप आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेन मेथड्स। फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है पहला ही है, राइट आंसर ए हो जाएगा, इट डज नॉट एग्जिट। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड को बोल रहा है इट डज नॉट एग्जिट, मतलब ये एग्जिट ही नहीं करता है। ये तो गलत बात है, एग्जिट करता है स्ट्रेस स्ट्रेन मेथड। ठीक है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो राइट है। ओके, तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और रॉड ऑफ डायमेंशन 20 mm इंटू 20 mm इज कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, द टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इज, टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा, तो टेंसाइल स्ट्रेस लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू लोड बाय एरिया। ठीक है, तो लोड जो है कितना है 10 किलो न्यूटन का, तो हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन हो जाएगा। किलो न्यूटन यानी 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 3 न्यूटन, यानी 10 टू द पावर 3 का मतलब होता है 1000 न्यूटन। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिए, और एरिया जो है 20 इंटू 20 है, कितना है 20 इंटू 20। ओके, तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, यहाँ कट कर दीजिए, कर दिए। ठीक है, अब देखिए 10 टू द पावर 3 है, इसको डायरेक्ट लिख लीजिए 1000। ठीक, और ये 2 दूना 4 लिख लीजिए, और यहाँ पे 0 1 40 हो गया, 1 0 से 1 0 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 100 नीचे 4 425 से कट करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 25। 25 क्या, ये न्यूटन है और ये mm इंटू एम है, mm इंटू एम यानी mm का स्क्वायर, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर ही जो होता है वो होता है MPa, मेगा पास्कल। तो राइट आंसर हो जाएगा C, 25 मेगा पास्कल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इलोंगेशन mm in a steel bar having a square cross section of diameter 40 mm into 40 mm is 2.5 mm। अब 2.5 mm क्या है, यही समझने वाली बात है। ये तो आप बता देंगे डायमीटर 40 mm इंटू 40 mm जो क्या है ये एरिया है। ओके, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, न्यूमेरिकल अगर करने से पहले अच्छे से करना जरूरी है। द इलोंगेशन इन अ स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर 40 mm इंटू 40 mm इज 2.5 mm, मतलब ये यही इलोंगेशन है। ठीक है, इलोंगेशन को हम लोग लिखेंगे डेल्टा एल या डेल्टा, कितना है 2.5 mm। ओके, एंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ P किलो न्यूटन। ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड जो है वो P किलो न्यूटन है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 कुछ भी हो सकता था, लेकिन बोला है P किलो न्यूटन। ओके, इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 4 मीटर एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इलास्टिसिटी E इक्वल टू 250 GPa, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P किलो न्यूटन। तो P का वैल्यू पूछ रहा है, लेंथ है यहाँ पे दिया है 4 मीटर, लिख लीजिए लेंथ इक्वल टू 4 मीटर, और E इक्वल टू यहाँ पे डाटा लिख दे रहा हूँ, ऊपर जगह है इसलिए ऐसे आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग साइड में लिख लेंगे। ठीक है, मैं भी साइड में ही लिख देता हूँ, डाटा ऐसे लिखना ठीक रहता है, आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे, एग्जाम में तो कहीं भी लिख दीजिएगा। डेल्टा इक्वल टू 2.5 mm लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, इसको थोड़ा इरेज करता हूँ मैं। ओके, लेंथ दिया है कितना 4 मीटर। ओके, अब देखेंगे यहाँ mm में है, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, 4 मीटर है तो इसको 4 mm में करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी 4000 mm करना पड़ेगा। ठीक है, अब E दिया है 250 GPa दिया है गीगा पास्कल में, तो इसको हमें MPa में करना पड़ेगा, मेगा पास्कल में, तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी 250 इंटू 10 टू द पावर 3 MPa, मेगा पास्कल में करते हैं ताकि न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमारा वैल्यू आएगा। ओके, ये आपको पता चल गया अभी तक। तो हमें चेंज इन लेंथ का हमें फार्मूला लगाना होगा। चेंज इन लेंथ मतलब, और इलोंगेशन जो होता है उसी को बोला जाता है चेंज इन लेंथ। ठीक है, मतलब लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, मतलब इलोंगेशन, मतलब कितना वो फैल गया या सिकुड़ गया, उसी को बोलेंगे इलोंगेशन। ओके, तो चेंज इन लेंथ जो होता है इलोंगेशन, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू होता है PL/AE। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे P जो दिया हुआ है हमें तो निकालना है, P किलो न्यूटन में दिया हुआ है, किलो न्यूटन में दिया है, यही सोच समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए P किलो न्यूटन दिया हुआ है, कंप्रेसिव लोड P किलो न्यूटन दिया है, यहाँ पे लिख देता 10 किलो न्यूटन तो आसान हो जाता, तो P किलो न्यूटन है तो P इंटू 10 टू द पावर 3 करेंगे, क्योंकि P हम न्यूटन में करेंगे। ये समझने वाली बात है, अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है,
ये किलो न्यूटन में है, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं दिया है लेकिन पी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग करेंगे क्वेश्चन को तो पी को पी ही लिख देंगे, 10⁻³ नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो किए। उसके बाद 4 मीटर का लेंथ है। ठीक, तो 4 मीटर यानी 4000, यानी लिख दीजिए 4 × 10⁻³ mm में हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे एरिया जो है 40 × 40 है, इंटू ई है, ई यानी 250, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 10⁻3। ओके, 10⁻3, 10⁻3 इसको कट कर दीजिए, यहीं पे कर दिए। अब देखिए 1 0 2 0 3 0, ये भी कट कर दीजिए, 3 0 है यहाँ पे। ठीक है, एक 4 से एक 4 को कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल। अब क्या बच गया यहाँ 25 और यहाँ पे 4, 25 चौक का 100 हो जाएगा और ऊपर क्या बच गया, पी बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कर लिए, डेल्टा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2.5 mm, इसको यहाँ पे लिखिए 2.5 mm। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बच गया P/100। ठीक है, तो P का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2.5 × 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 Nm/mm²। P है ना, तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, किलो न्यूटन। ओके, आंसर इसको किलो न्यूटन में चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इफ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज 80 Nm/mm²। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे डाटा क्या दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो दिया है 0.25, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी दिया हुआ है 80 Nm/mm²। हमें क्या पूछा जा रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कैपिटल ई। तो इसका फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई का 2g 1 + μ। एक और फॉर्मूला है E = 3k 1 - 2 μ, बट यहाँ पे k जो है बल्क मॉडुलस, इसमें कोई क्वेश्चन में तो है नहीं, तो इसलिए ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। ओके, तो E = हो जाएगा 2g 2 × 80 1 + μ जो है वो है 0.25। ओके, 2 × 80 जो होगा 160 हो जाएगा, 160 अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 ही रहेगा, प्लस फिर 160 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 160 × 0.25, 0.25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 0.25 का मतलब होता है 1/4, मतलब इसको 4 से डिवाइड करना, तो 160 + 0.25 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 40, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 यानी 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा, Nm/mm² या फिर बोल लीजिए MPa। ठीक है, तो 200 राइट आंसर हो जाएगा बी 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 2 cm and 2 cm long experience having heating from 30°C to 150°C. Okay, the coefficient of thermal expansion alpha is 12 × 10⁻⁻6 per degree Celsius. The rod has been restricted in its original position. The thermal stress developed 288 MPa. What is the value of Young's modulus? Okay, तो देखिए यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप पूछ रहा है, यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्मल एक्सपांसन की बात हो रही है, थर्मल एक्सपांसन हो रहा है, एरिया दिया हुआ है, तो एक हमारे पास फार्मूला है थर्मल स्ट्रेस डेवलप का। ठीक है, तो लिखेंगे थर्मल स्ट्रेस डेवलप यानी क्या, सिग्मा। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप सिग्मा = होता है अल्फा डेल्टा टी ई, ये होता है फार्मूला। कहीं कहीं पे लिखा होगा सिग्मा = अल्फा टी ई, तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला है थर्मल स्ट्रेस डेवलप का। और थर्मल स्ट्रेस डेवलप क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप टू, तो ये
थर्मल स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, मतलब थर्मल एक्सपांशन के कारण जो होता है थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप 288 MPa लिखा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 288, ये सिग्मा ही तो है, और अल्फा का वैल्यू थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन दिया हुआ है। नहीं भी दिया होता है तो ये वैल्यू फिक्स है। कभी कभी आपको एग्जाम में वैल्यू ही पूछ देगा कि द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज, तो आपको ये वैल्यू भी याद रहना चाहिए। ओके, तो ये है 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी का मतलब जो टेम्परेचर चेंज हो रहा, चेंज इन टेम्परेचर, तो 130 से 150 हो जा रहा, तो हम लोग लिखेंगे 150 माइनस 30। ठीक है, बिकॉज देखिए, बिकॉज डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है T2 माइनस T1, जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया वो और लोवेस्ट टेम्परेचर था वो माइनस कर दिया जाता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं देके यहाँ पे एक ही कोई टेम्परेचर दिया होता है तो डायरेक्ट वही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनटू ई जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये यंग्स मॉडुलस ई हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे ई इक्वल टू, बाकी सारे चीज़ को इधर लेकर जाइए इसके नीचे, तो 288 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 150 माइनस 130 जो है 120 हो जाएगा। अब 12 से 288 को कट करेंगे तो 24 बार में कट हो जाएगा 24। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 को 2 से करेंगे कट तो हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 होगा, यानी ये 10 बच गया। ये 10 है और ये 10⁻6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 के जगह -5 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/10⁻⁻5। ओके, तो E इक्वल टू लिखेंगे 2, 10⁻�5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻+5, यानी हो जाएगा 200। मान लीजिए 200 2 0 दे दिए तो यहाँ बच जाएगा 10⁻3। ठीक है, 10⁻3, तो ये जो वैल्यू आ गया ये MPa में आ गया। ओके, 200 इंटू 10⁻3। अब ऐसा वैल्यू यहाँ पे नहीं है, 10⁻3 ये नहीं है, और ये भी नहीं बोला गया है कि MPa में इसको वैल्यू चाहिए या GPa में चाहिए, यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो हम लोग मान लेंगे ऑप्शन के हिसाब से कि ये GPa में वैल्यू होगा, तो इसको GPa में करेंगे तो 10⁻3 जो है वो हट जाएगा, तो हो जाएगा 200 GPa, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What is the effect on the Young's modulus of wire if the radius of wire is subjected to a load P is double? ठीक है, देखिए योंग्स मॉडुलस ऑफ वायर जो है, योंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल ऑफ वायर का ही प्रॉपर्टी है, तो इसका डबल हो या कुछ भी हो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है, तो राइट आंसर होगा डी, रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग पार्ट 2 में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी पार्ट 3 पार्ट 4 में और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा होते जा रहा, और ज़्यादा वीडियो बढ़ जाता है तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोर होने लगता है। अगर इससे भी ज़्यादा लेंथ का वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो आधे घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी वीडियो बन जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लेंगे। जो भी क्वेश्चन लेंगे हम लोग क्वालिटी क्वेश्चन लेते हैं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और आप बेसिक कंसेप्ट के साथ एनसीएल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एसएससी जेई का, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग डाउनलोड किए हैं होंगे, तो आप अभी तक सोच ही रहे हैं कि कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें, या अभी टाइम है, तो सोचना बंद कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, खुद से पढ़िए, या ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो मतलब दिसंबर में हो सकता है एनसीएल का। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।